तो आपसे जानेंगे, ये जो फॉर्म आपके हाथ में है, कुछ लोग लिख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि जेबी केसेस हमेशा चंदा लेती है और चंदा के पैसा से वो लोग दुरुपयोग करते हैं। बड़ा बड़ा टी शर्ट, क्या बोलते हैं, महंगा महंगा टी शर्ट पहनते हैं। अब तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं, हम वो नहीं बोलेंगे। आपको कितना लगा इस फॉर्म का? जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग चंदा का धंधा करते हैं और चंदा से दिल्ली घूमते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं, इस तरह से करते हैं। देखिए, लोगों का काम है कहना, और जयराम दावी कहते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक निंदा तो होगी ही, लेकिन निंदा नहीं। ये देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सवाल रहेगा, आपके क्षेत्र में आदिवासी लोग भी भारी संख्या में, हाँ। पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं कि एक जाति का पार्टी बन के रह गया है JBKSS, जो कि अभी जेएल कैंप बन चुका है। आपका क्या राय लगता है कि जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं, क्या JBKSS आपको लगता है कि एक जाति का पार्टी है? तो नमस्कार, जोहार। अभी हमें तोप चाची के मान टाड़ के देख सकते हैं, यहाँ पे JLKM का प्रधान कार्यालय है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2 दिनों से भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और लोग इसलिए पहुंच रहे हैं कि अपनी दावेदारी पेश कर सके। जी हाँ दोस्तों, JLKM के द्वारा फॉर्म जारी किया गया है, जिसको भरने के बाद ही कोई भी अपना दावेदारी पेश कर सकता है किसी भी विधानसभा से। काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। झारखंड के कोने कोने से हर एक विधानसभा से लोग आ रहे हैं और अपना फॉर्म यहाँ पे ले रहे हैं और फॉर्म भर के जमा भी कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, ये तो किस्मत की बात है, और ये JLKM के केंद्रीय जज टाइगर जयराम महतो डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल लोगों के मन में क्या चल रहा है, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या मन में लेके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना जो उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं, अपना फॉर्म वगैरह डाल रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। कुछ साथी यहाँ पे लगता है काफी दूर से चल के आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ है इनके मन में, तमाम चीजों को बात करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा आपको। जोहार आपको भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गोपेश महतो। कौन से विधानसभा से आप लोग? मैं आया हूँ ईचागढ़ विधानसभा से। ईचागढ़ विधानसभा? यस, कोल्हान कोल्हान जी। दादा, आपके हाथ में हम देख रहे हैं जो फॉर्म है, यही फॉर्म है जो आप सबमिट करने वाले हैं अभी? जी बिल्कुल। क्या मतलब, क्या सोच के आपने JLKM से विधानसभा से अपना टिकट लेने का सोचा? देखिए, सर्वप्रथम हमारे पार्टी के JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम दा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से ले जाइए ना, हमारे इस सबसे बड़ी पार्टी जो उभरने जा रही है JLKM के रूप में, उसका एक नया क्राइटेरिया रखा है कि फॉर्म के माध्यम से जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए, वास्तव में आज इसमें देख सकते हैं कि फॉर्म में सारा चीज़ वो फुलफिल करना होगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और मिनिमम क्राइटेरिया तो जो रखा गया है कि ग्रेजुएशन, वो चीज़ रखा गया है, इसीलिए रखा गया है कि ताकि उनको थोड़ा बहुत भी संविधान और हमारे जो धारा CRPC IPC उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। उसको लेकर भी तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपना दावा ठोकने के लिए। इसीलिए आया हूँ कि अपने क्षेत्र की जो स्थिति देखता हूँ तो लगता है कि सभी उसी स्थिति को लोगों के जो भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, अब वो भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, और मैं लोगों के जो सपने हैं उस पर खरा उतर सकूं, उसी को लेकर मैं अपना दावा ठोकने के लिए आया हूं यहाँ पे। अच्छा गोपेश दा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी जटिल मुद्दाएं हैं आपके ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले कई सालों से लोग उससे परेशान हैं, लेकिन जो सरकारें आती है या फिर जो विधायक सांसद बन के आते हैं वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं जिसको आप करेंगे? जी निश्चय ही। देखिए, सबसे पहला हमारे ईचागढ़ क्षेत्र का अगर कहेंगे तो आज 45 साल से एक सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का मुद्दा, चांडिल डैम। उस सबसे बात से शायद अवगत कराने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग उससे रूबरू हो चुके हैं। आज उसको लेकर लगातार जितने भी जनप्रतिनिधि विधानसभा में गए हैं, सभी लोगों ने उन 116 गाँव 84 मौजा के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आज मैं भी एक विस्थापित होने के नाते यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि ताकि इस बात को, अगर हमें मौका मिले तो वहाँ पे जाकर बेखौफ होकर अपने बातों को रख सकूं। दूसरी बात है कि क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर है और स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर है, और विशेषकर शिक्षा की स्थिति बदतर होने के कारण लोग वहां पे भावना के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं नेता मंत्री, और जब वहां पे सदन में पहुंचते हैं तो उनका कुछ अलग ही रुतबा होता है। तो उसको लेकर भी हमारी उचित पहल होगी। विशेषकर देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा जो लगातार दो कोई समाज से भी देते हैं, सरकार को देनी चाहिए। सरकार ना एम्बुलेंस दी है, ना जो हमारे अनुमंडल चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जो एक 100 बेड का जो अस्पताल बना है, वो अभी तक उसको चलाने को लेकर उचित पहल कर पाई है। रोजगार सब एकदम तरस रहे। तीसरा यह है कि कृषि को लेकर जो पहल होनी चाहिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि को लेकर किसी प्रकार की कोई उचित पहल नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि फलाना कर देंगे, लेकिन कृषक का स्थिति देख लीजिए जाके। आज चांडिल अनुमंडल में कृषि की स्थिति इतनी हुई है कि हमको लगता है कि 20% हुआ है कृषि इस साल।
तो ऐसे में सिंचाई की व्यवस्था जो होगा उचित अगर हम लोग कर पाएंगे, तो अगर हमें मौका मिला तो अवश्य ही इस पर उचित पहल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा दादा, आपसे जानेंगे, ये जो फॉर्म आपके हाथ में है, कुछ लोग लिख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि जेबी केसेस हमेशा चंदा लेती है और चंदा के पैसा से वो लोग दुरुपयोग करते हैं, बड़ा बड़ा टी शर्ट, क्या बोलते हैं, महंगा महंगा टी शर्ट पहनते हैं, तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं, हम वो नहीं बोलेंगे। आपको कितना लगा इस फॉर्म का? जी, इस फॉर्म का मुझे 5100 रुपये पे 5100 रुपये आपको लगा? जी। क्या जेबी केसेस के द्वारा जो फॉर्म का चार्ज लिया जा रहा है, इससे आप खुश हैं या फिर ये नहीं लेना चाहिए? देखिए, निश्चय ही अगर किसी चीज़ को अगर आप ऊपर लेवल तक देखते हैं, सोच अगर आपकी ऊपर रहेगी, तो थोड़ा बहुत अगर हम पार्टी को अगर हम थोड़ा बहुत डोनेट करते हैं तो कोई छोटा बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, कोई उचित पहल है। यानी कि एकदम मैं पार्टी का पॉजिटिव जो मानता हूँ। प्रोटोकॉल है आप उसको पूरा मान रहे हैं? एकदम मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग चंदा का धंधा करते हैं और चंदा से नहीं, दिल्ली घूमते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं, इस तरह से करते हैं। देखिए, लोगों का काम है कहना, और जयराम दावी कहते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक निंदा तो होगी ही, लेकिन निंदा नहीं। ये देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत फंड की आवश्यकता होती ही है, और देख सकते हैं आप लोग, आज 3 साल के आंदोलन के माध्यम से हम लोग यहाँ वहाँ जाकर जो लोगों को मुआवजा भी दिलाएं, कहीं पे आंदोलन के माध्यम से लोगों की ज़मीनें लूट हुई, तो कैसे पहुँचेंगे भाई? चंदा नहीं, इसको जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि पार्टी को एक बेहतर बेस देने के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग दिया है। तो देखिए, जो उम्मीदवार है जिन्होंने ये पर्चे को खरीदा है, वो लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी के द्वारा जो फॉर्म का चार्ज निकाला गया है वो एकदम सही है, ये अनुदान में जाएगा या फिर पार्टी के फंड में जाएगा, पैसा कहीं भी जाएगा। लेकिन लोग आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर मैंने ये सवाल इनसे रखा था। दादा गोपेश दा को जानेंगे। रांची लोकसभा क्षेत्र में ईचागढ़ में काफी अच्छा वोट आया था, देवेंद्र नाथ महतो जो प्रत्याशी थे, आप लोगों ने बहुत ज्यादा, हमें लगता है, मेहनत किया था लोकसभा में। जी, देखिए, अगर मैं खुद से ही कहूँ तो इसका मतलब हुआ कि एक कहावत है कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, खुद से की गई तारीफ की कोई अहमियत नहीं होती है। तो अगर मैं अपना मेहनत अगर खुद भी बयां करूँ तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं। ये ईचागढ़ विधानसभा की जनता तय करेगी कि कौन मेहनत किया है और कौन क्या किया है, वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे सामने जो लोग हैं वो लोग बताएंगे आपको कि ईचागढ़ विधानसभा में हमारी भागीदारी क्या रही थी, और ईचागढ़ विधानसभा में जो हमें 38,600 समथिंग वोट मिले थे, वो किस रीज़न और क्या कारण था कि हम लोगों को जनता समझी, और हमारी भावनाओं के साथ, जो हम लोगों के साथ भावनाओं के साथ जो जिस प्रकार से खिलवाड़ होता है, चाहे वो बड़ी बड़ी केंद्रीय पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उन लोगों के साथ अलग करते हुए मैंने पहले ही कहा था कि जेबी केसेस जेएलके पार्टी वो बाकी चारों पार्टी से सबसे अलग है। और आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टी जो इंडिया और एनडीए जो है, उनसे हम लोग डिफरेंट होके 40,000 लगभग वोट लाने का काम किए हैं। तो ये मेहनत कहीं ना कहीं और लोगों को समझाने बुझाने का काम किए हैं, तभी जाकर लोगों को पॉजिटिव लगा, लोगों को हमारा विचार सकारात्मक लगा, लोगों को हमारी सोच सकारात्मक लगी, तभी लोगों ने हमें इस पहल चुनने का काम किया है। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तो लोकसभा में हम लोग का 24 नंबर में था, 24 नंबर तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तीसरा पार्ट में था आप लोगों का? हाँ, तीसरा पार्ट में था। तीसरा पार्ट के पहले नंबर में नहीं, दूसरा पार्ट में ही था, दूसरा पार्ट में ही था, दूसरा पार्ट में ही था, लेकिन दूसरा पार्ट में 24 नंबर में था, बीच बीच में था, ठीक है। तो उस पर भी अगर जनता आपको ढूंढ के निकाली है और उस जगह पे अपने आप को स्थापित किया है, तो मैं तो सर्वप्रथम हमारे ईचागढ़ विधानसभा के तमाम जनताओं का, जिन्होंने 40,000 वोट के रूप में हमें आशीर्वाद दिया है, स्वीकार करेंगे और उन्हें नमन और वंदन करेंगे। अच्छा दादा, और एक चीज़ हम आपसे जानेंगे, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, अब विधानसभा की बारी है। लोग कहते थे कि लोकसभा में जो वोट दे रहे हैं आदमी, वो केंद्र को देख के दे रहे हैं, विधानसभा में जेबी केसेस की ओर वोट करेंगे, क्या आपको लगता है? देखिए, दोनों में तो अंतर होता ही है, लोकसभा और विधानसभा में निश्चय ही अंतर होता है। लोकसभा में लोग सेंट्रल को देख कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि लोग सेंट्रल के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको देखकर लोग फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में आज झारखंड राज्य की स्थिति आप देख सकते हैं, कहीं पे जाति धर्म के नाम पर राजनीति होती है, तो कहीं पे नाली गली के नाम पर राजनीति होती है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मैं अपना राजनीति इसीलिए आया हूँ, आज मेरी राजनीति में आने की जो पहल रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आज तक के आंदोलन के जो 3 साल में आंदोलन में जब से भाषा आंदोलन हुई है, तब से मेरी भागीदारी रही है, तो मैंने हमेशा सकारात्मक और विचारात्मक सोच के साथ झारखंड और आदिवासियों मूलवासियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया। हमेशा जो आंदोलन किया है, कंपनियों में हो रहे जो कहीं भी कंपनसेशन की मुद्दा को लेकर, कहीं शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, मैं अब भी कंटिन्यू मैं अपने क्षेत्र में काम में लगा हुआ हूँ इस पर कि उचित पहल, कहीं पे देख सकते हैं कि बेसिक मुद्दे, कहीं पे सड़क की बात को लेकर, कुछ दिन पहले बात है कि पुलिया को लेकर पुल टूटी हुई थी, मैं आज़ाद बस्ती गया हुआ था, वहाँ पे एक पुल टूटी हुई थी, हमारे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने जाकर पुलिया का काम कराया है। बिजली की समस्या को लेकर मैंने आवाज़ उठाया है,
सड़क की लेकर मतलब सड़क की समस्या को लेकर मैंने आवाज उठाया। क्षेत्र में हाथियों का प्रकोप इतना है कि उसको लेकर भी मैंने वन विभाग और जिला में भी जाकर आवाज उठाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, उसको लेकर मैंने आवाज उठाया। लास्ट सवाल रहेगा, आपके क्षेत्र में आदिवासी लोग भी भारी संख्या में हैं। हाँ। पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं कि एक जाति का पार्टी बन के रह गया है JBKSS, जो कि अभी जेल कैंप बन चुका है। आपका क्या राय लगता है कि जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं, क्या JBKSS आपको लगता है कि एक जाति का पार्टी है? हमको लगता है कि सभी वर्ग के लोगों को लेके चलने वाला पार्टी इसका है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे दूंगा। 8 अगस्त जिस दिन हमारे वीर शहीद निर्मल दा का शहादत दिवस था, उस दिन जो मनाया गया, वहाँ पे आप अगर पहुँचे थे तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे कोई विशेष जाति विशेष धर्म के लोग नहीं, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग पहुँचे थे। क्या निर्मल दास सिर्फ एक जाति के लिए काम करते थे? क्या निर्मल दास सिर्फ एक धर्म के लिए काम करते थे? उन्होंने सभी जाति धर्म संप्रदाय को लेकर काम किया है। आज राज्य की स्थिति, राज्य निर्माण से पहले की बात देख सकते हैं। जो समय निर्मल दा का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के दरमियान क्या निर्मल दा के पीछे पीछे कोई कुर्मी जाति के लोग रहते थे, या कोई विशेष जाति के लोग, या कोई विशेष धर्म के लोग रहते थे? सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने संघर्ष करते हुए राज्य को अलग करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार जब राज्य अलग हुआ, उसके बाद से जो बाहरियों का आवन जावन लगा रहा, तब उन्होंने यही कहा कि ये फलाना जाति का पार्टी है, ये फलाना जाति का पार्टी है। लेकिन मैं मानूंगा, ना जाति ना धर्म, सबसे बड़ा होता है कर्म, माटी। जी निश्चय ही। और मैं अभी भी यही चाहूँगा कि झारखंड में जिस प्रकार से ऐसी चल रही है जातिवाद की राजनीति, तो हमें भाई कुछ नहीं चाहिए। हमें ना क्या बोलेंगे, दूसरों का राज चाहिए। हमें बस या तो स्वराज चाहिए या फिर संविधान का राज चाहिए। हमें यही चाहिए, और उसी को लेकर हम लोग राज्य के निर्माण को लेकर, नवनिर्माण को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज छात्र पर हो चाहे अत्याचार हो, चाहे जो सिपाही पर जो लाठीचार्ज बरसे हो, उस पर मैंने अपनी भागीदारी नहीं निभा पाया था किसी कारणवश। उस दिन ये जिला कार्यालय में हम लोग का जिला अध्यक्ष का, जिला कमेटी का विस्तार था, तो वो मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय था कि हमारे जो पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र दा को लाठीचार्ज किया गया था। तो ये दुर्भाग्य का विषय है, राज्य सरकार को इसको गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए। अच्छा दादा, और एक चीज जानेंगे, एक एक विधानसभा से जैसे हमें मालूम चल रहा है कि 6 प्रत्याशी 10 प्रत्याशी, कितना टफ लग रहा है कि किस तरह से होगा ये। मतलब कहा जाए तो एक ही विधानसभा से यदि 10-10 प्रत्याशी ने आंदोलन किया, 10-10 प्रत्याशी ने अपना फॉर्म भरा, तो किस तरह से ये क्लियर हो पाएगा? देखिए, एक कहावत है, पहले इंसान गुड को चुनता है, उसके बाद इंसान बेटर को चुनता है, उसके बाद बेस्ट को चुनता है। तो अगर 3, 4, 5, 10, 15, 20 कितनों भी कैंडिडेट हो, तो अगर उसमें से अगर कुछ बेहतर है, अगर उससे भी कोई बेहतर है, अच्छी बात है, वो हमारे क्षेत्र और समाज के लिए बेहतर नेतृत्व कर सकता है, तो इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? मैं तो इसे अच्छा मानूंगा, ये बहुत ही अच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपेश दा। देख सकते हैं तमाम साथी जो आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, ये लोग ईचागढ़ विधानसभा से चल के आए हुए हैं, और आज इन्होंने अपना फॉर्म भरे हैं, और फॉर्म अभी लोग जमा करने के लिए जा रहे थे। तो हमने इनसे बात किया, क्या कुछ मानसाएं लेके आए हैं JBKSS में, आज ये अपना विधायक की उम्मीदवारी पेश करने के लिए मौजूद यहाँ थे। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? जो लोग, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो कुछ जो प्रत्याशी हैं उन्हीं से हम सवाल कर लेते हैं कि भैया आप लोग इससे खुश हैं या नहीं खुश हैं। और जो प्रत्याशी को फॉर्म भरना है उसको दिक्कत नहीं हो रहा है, 5,000 ले चाहे 10,000 ले, अगला आदमी यदि कहीं पे मीडियाबाजी कर रहा है या सोशल मीडिया में अलाप सलाम लिख रहा है, तो उसको हम नहीं पकड़ेंगे। चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खास करके आप ईचागढ़ वासी हैं तो अपने क्षेत्र में वीडियो को फैला दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र से भी एक युवा उम्मीदवार ने फॉर्म पर्चा भरा है, और आशा करते हैं अच्छा काम करेंगे और JBKSS के संगठन को आगे तक लेके जाएंगे और ईचागढ़ विधानसभा का विकास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।